नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कंसेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्मॉल कैप सेगमेंट की एंजाइम बनाने वाली अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक मोनोपोली बिजनेस में है। साथ ही यह बिजनेस अपने आप में हाई एंट्री बैरियर है, मतलब कि इसमें नए कंपटीटर के आने की संभावना काफी कम है। यह कंपनी लास्ट 5 ईयर्स से 40% से ज़्यादा का मार्जिन जनरेट कर रही है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिज़नेस प्रोफाइल को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स तथा इसमें मौजूद फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी जानेंगे। अतः अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इसमें निवेश कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इसका मार्केट कैप 4,250 करोड़ रुपए है। स्टॉक का करंट प्राइस 380 रुपए। स्टॉक का पीई 28.3 और इंडस्ट्री पी 26.6 है। स्टॉक का 52 वीक हाई और लो 504 रुपीज और 219 रुपए है। यह कंपनी लगातार डिविडेंड देती है तथा इसका डिविडेंड यील्ड 0.24% है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46% के अप्रॉक्स है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 52.3% है। कंपनी के ऊपर डेट 22.6 करोड़ रुपए है। इसका कोई भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। इसका फेस वैल्यू 2 है तथा डेट टू इक्विटी 0.02 है। यह कंपनी 1989 में स्टैब्लिश हुई थी तथा एडवांस एंजाइम विश्व की लार्जेस्ट एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। इसके 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तथा 68 से ज्यादा एंजाइम और प्रोबायोटिक्स भी हैं। यह कंपनी मेनली दो सेगमेंट में काम करती है। पहला हुआ हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, वो एनिमल और ह्यूमन हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बिजनेस में है तथा बायो प्रोसेसिंग बिजनेस में भी है। यह कंपनी का एक ग्लोबल लीडरशिप है। यह टॉप 15 ग्लोबल एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से आती है। इस कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 7 भारत में और 2 यूएसए में है। इस कंपनी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी है, जो 5 इंडिया में है तथा एक यूएसए में है और एक जर्मनी में स्टैब्लिश है। यह भारत की पहली एंजाइम बनाने वाली कंपनी है तथा भारत में इसका सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है। यह ग्लोबली सेकंड लिस्टेड इंटीग्रेटेड एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके 68 से ज्यादा एंजाइम एंड प्रोबायोटिक्स हैं और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट इसके पास हैं। इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो 45 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है तथा ग्लोबली इसके 700 कस्टमर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 9 है और R&D यूनिट 7 है, जिसमें इंडिया में 5 है और यूएसए और जर्मनी में एक है। इस कंपनी के पास 13 पेटेंट्स भी हैं। दोस्तों, यह कंपनी पिछले कुछ सालों में काफी एक्विजिशंस और एक्सपांशंस की है। इसके अगर कुछ एग्जांपल देखे जाए तो इसने साइट टेक स्पेशलिटी का 51% स्टेक एक्वायर किया था, जिसके तहत इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट इस कंपनी के अंदर आ गए हैं। दूसरा एक्विजिशन रिसेंटली किया था इसने जेसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के और तीसरा एवॉक्स टेक्नोलॉजी जर्मनी के। ये कंपनी लगातार एक्विजिशंस और एक्सपांशंस कर रही है। इसका सीधा प्रभाव इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर पड़ा है। जो पहले ये कंपनी का एक या दो एंजाइम्स बनाती थी, वो आज की डेट में यह 68 प्लस एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स बनाती है तथा इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। यह कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस भी है। इसके जो 700 से ज्यादा कस्टमर्स है वो 45 से अधिक देशों में फैले हुए हैं तथा इसका जो 46% जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से और 54% जो रेवेन्यू आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, जिसमें यूएसए और यूरोप भी शामिल है। यह कंपनी इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर रखती है एंजाइम बनाने में तथा इस कंपनी का एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, क्योंकि यह कंपनी काफी रेगुलेटरी अथॉरिटीज और ड्रग्स नॉर्म को फॉलो करती है। इसलिए नए प्लेयर्स का आना इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत इम्पॉसिबल है। इस कंपनी का जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 7 इसके
रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं, तो इसके पास एक R&D की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। एक और बात काफ़ी अच्छी है कि यह कंपनी पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो लगभग 42 से 47% के बीच रहा है। बहुत कम ही कंपनियों का इतने मार्जिन जनरेट कर पाती है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो मेजर एक्विजिशंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, उसका विवरण हम लोग इस चार्ट में देखते हैं। यह कंपनी जहां FY 2017 में 88 करोड़ का कैपेक्स की थी, वही 2000 FY 2021 में ये करीब 125 करोड़ का एक्विजिशंस और एक्सपेंशंस में खर्च की थी, जो कि एक काफी अच्छी संख्या है। साथ ही इसने जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्पेंड किया है, वो लास्ट 5 इयर्स में वो 3% से 5% के रेंज में रहा था। तो आज के दिनों में वैसी कंपनी लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगी जो अपने सेल्स का काफी अच्छी प्रतिशत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करे, तथा प्रोडक्ट नए डेवलप करे और नए मार्केट में उसको सेल करे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले दिनों में भी इसका एक्सपेंडिचर R&D में इसी प्रकार रहने वाला है, और इसका सीधा लाभ इस कंपनी के एक्सपोर्ट पे और इसके रेवेन्यू पे पड़ेगा। इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका जो सेल्स है वो FY 17 में 343 करोड़ था, वो FY 21 में बढ़कर 501 करोड़ हो गया है। अगर इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो इसका जो लास्ट 5 इयर्स का जो मार्जिन है वो 42% से लेकर 46% के बीच में रेंज बाउंड है, तथा ये काफी अच्छा नंबर है। साथ ही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो FY 17 में ये 92 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की थी, जो FY 21 में बढ़कर ये 151 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, जो CAGR 13% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर में भी अगर ये एक्सपांशन करते हैं तो और नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो इसके जो रेवेन्यू में जंप दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, और साथ ही इसका पैट और एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज होगा, जो इस कंपनी के शेयर मार्केट इस कंपनी के शेयर प्राइस में वो लॉन्ग टर्म में रिफ्लेक्ट होने की संभावना है। इस कंपनी का नेटवर्थ FY 17 में 464 करोड़ था, जो FY 21 में 969 करोड़ हो गया, जो लगभग डबल हो गया है लास्ट 5 इयर्स में। और एक अच्छी बात है कि इसका जो डेट टू इक्विटी था वो पहले FY 17 में 0.1% हुआ करता था, जो घटकर 0.02% हो गया था, जो एक काफी पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है वो एक रेंज बाउंड है, इसमें ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। और इसका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी FY 17 में 119 डेज था, जो FY 21 में 120 डेज है, लगभग फ्लैट ही है। इसमें कुछ निगेटिव बातें भी हैं जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और वो कुछ हम लोगों को कंसर्न्स है, उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में चर्चा की कि इसका जो सेल्स है मार्च 2015 में 222 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 502 करोड़ हो गया। अगर लास्ट 12 मंथ का देखा जाए तो ये 528 करोड़ हुआ है, जो काफी एक शानदार ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका एक रेंज बाउंड है 41% से लेकर 47% के आसपास, जो कि काफी अच्छा फिगर है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2015 में इसके इसके 50 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो 3 टाइम्स बढ़कर मार्च 21 में ये 146 करोड़ हो गए हैं, और 12 मंथ में अगर देखा जाए तो ये 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है। इस कंपनी के अगर प्राइस चार्ट को देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी इसके 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। यह कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है यह इसके 52 वीक हाई जो 500 के करीब है उससे काफी नीचे है। इसके जो 2016 से लेकर अभी तक के प्राइस चार्ट में जो बीच में इतना जो गिरावट आया था वो कुछ कोरोना पैंडेमिक की वजह से आया था, और कुछ क्योंकि इसका जो बिजनेस जो मॉडल है वो इतना
स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आपके अलग-अलग कंट्रीज़ में ड्रग्स और सेफ्टी नॉर्म्स अलग-अलग होते हैं और उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर अगर कुछ भी चेंजेज़ होते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट उस कंट्री में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएँगे, इसलिए इसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट किया है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ देखा जा सकता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका लगभग स्टेबल है। अगर फ्यूचर में भी अगर ये कंपनी यही ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करती है तो भी इस कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेगा। दोस्तों, यह कंपनी एक अच्छा खासा कैश भी जनरेट करती है। मार्च 2015 में इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से करीब 54 करोड़ रुपए थे, जो मार्च 2021 में बढ़कर 163 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर डेटा देखा जाए तो ये भी काफी अच्छा है। जो मार्च 2015 में 61 डेज थे, वो मार्च 2021 में 63 डेज है। ये लगभग एक फ्लैट सा है। लेकिन इस कंपनी के जो एक कंसर्न के बारे में हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, वो इसका इन्वेंट्री डेज है। इसके पास जो अभी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो लगभग मार्च 2021 में 346 डेज के बाद ही वो सेल हो पा रही है, जो कि एक कंसर्न है। ये डेज कम रहता है तो वो काफी अच्छी है कंपनी के बात के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसका आरओसी वो भी थोड़ा कम ही है, क्योंकि यह फर मार्च 2017 में 32, मार्च 2016 में 37% इसका आरओसी हुआ करता था, जो घटकर अभी 23% हो गया। ये तो एक थोड़ी बहुत कंसर्न है। लॉन्ग टर्म में पता नहीं ये क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो डेटा स्पेस का ज़्यादा है नहीं, और अगर ये कंपनी लगातार नए-नए प्रोडक्ट डेवलप करती है, तो फिर इसका जो न मार्केट जो है नए वो इसको पेनिट्रेशन होगा और उसमें एक्सपोर्ट होने पे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा और उसका पॉट पैट भी इसी तरह से बढ़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि यह कंपनी एक लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसने 2017 से आज तक लगातार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आइए अब हम इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस कंपनी का जो मेजर शेयर होल्डिंग है, वो इसके प्रमोटर के पास है, जो 52.3% है। इसमें डीआईआई और एफआईआई भी अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टेड है। अगर एफआईआई की बात की जाए तो ऑर्बिमेंट एशिया मॉरिशस लिमिटेड इसमें करीब 10% की हिस्सेदारी रखती है, और नालंदा इंडिया इक्विटी फंड भी इसमें करीब 5% की हिस्सेदारी रखती है। और डीआईआई में देखा जाए तो एचडीएफसी स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रू तथा यूटीआई इसमें लगभग 8% की हिस्सेदारी रखती है, जो कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो अगर डीआईआईज और एफआईज किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टेड है, तो इसका मतलब है कि वो लोग उस कंपनी के विषय में इंटरेस्टेड हैं, और उस कंपनी को जो बारीकियों को है ना वो अच्छे से पढ़कर ही समझकर ही उसमें इन्वेस्टेड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस कंपनी के काफ़ी सारे स्ट्रेंथ और कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए, तो इसने जो पास्ट में एक्विजिशंस और एक्सपांशंस की है, वो इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रही है, क्योंकि इससे इसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फ़ायदा मिला है, नए मार्केट में इसकी अप्रोच बढ़ी है। साथ ही इसके जो एक्विजिशंस थे, एक्विजिशंस से इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुई है। पहले वो कुछ प्रोडक्ट ही बनाती थी, जो अब लगभग 60 से ज़्यादा एंजाइम्स बनाती है, और अगर दूसरे प्रोडक्ट देखा जाए तो इसका 400 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट है। यह इस कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग आर-एन-डी कैपेबिलिटी है। इसके 7 आर-एन-डी सेंटर्स हैं, जो 5 इंडिया में है और 2 आउट ऑफ यूएसए और जर्मनी में है। यह कंपनी एक काफ़ी हाई एंट्री बैरियर बिज़नेस में डील करती है, क्योंकि जो यहाँ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है और फूड और ड्रग सेफ्टी नॉर्म्स है, इसको अलग-अलग देशों में अलग-अलग टाइप की होती है, और आपको उस कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर कोई भी फेल्योर होता है तो आपका वो पूरा प्रोडक्ट ही अनसक्सेसफुल हो जाता है। इससे यह कंपनी एक हाई एंट्री बैरियर प्रोड्यूस करती है, तो भविष्य में भी इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है वो कम आने के चांसेस हैं। ये कंपनी एक ग्लोबल फुटप्रिंट रखती है, 45 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है।
साथ ही इसकी जो फाइनेंशियल्स है वो काफी स्ट्रांग है। इसने लगभग 46% का मार्जिन जनरेट करके लास्ट 5 इयर्स में दिया है। अगर इसके कंसर्न्स देखे जाए तो इसकी जो हम लोगों ने चर्चा किया जो जो इन्वेंट्री डेज है वो बढ़ी हुई है, वो एक कंसर्न्स है, तथा आरओसीई इसका डिक्रीजिंग हो रही है, वो भी एक कंसर्न है। इन्वेंट्री डेज जितने कम रहेंगे उतने अच्छा होता है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री डेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रही है, वो अभी कंपनी के पास ही पड़ी हुई है। हम लोगों ने जो रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिलेटेड इशू चर्चा की है, अगर कोई भी किसी भी कंट्री में कोई नया नॉर्म्स आ जाता है तो फिर पहले से जो ये एक्सपोर्ट करती थी उस प्रोडक्ट को ऊपर वो सक्सेसफुल होने का काफी चांसेस आते हैं, और इससे उसका जो है रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। और एक जो कंसर्न है, जनरल कंसर्न है, वो इस टाइप की छोटी साइज की कंपनी के साथ ये होती है कि अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है तो इस तरह की कंपनी काफी डाउनफॉल करती है। अगर इस एनालिसिस का समराइज किया जाए तो हम लोगों ने देखा कि यह कंपनी मुख्यतः दो बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन तथा बायो प्रोसेसिंग। कंपनी के पास 7 R&D फैसिलिटीज हैं और 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इस कंपनी ने पास्ट में काफी एक्विजिशंस किए हैं तथा फ्यूचर में भी इसके एक्विजिशंस करने की लगातार चांसेस हैं। इसका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ग्लोबल फूड फूड प्रिंट रखती है, तथा यह कंपनी एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस में बिजनेस रन करती है। हम लोगों ने इसके इनकम स्टेटमेंट्स भी देखा जो कि काफी अच्छा था। इसने लगभग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 इयर्स में 40% से ज्यादा का जनरेट किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखा जहां पर कंपनी एक माने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही थी, तथा रेशियोज को भी देखा, लेकिन रेशियोज कुछ नेगेटिव था क्योंकि आरओसी इसका लगातार डिक्रीज कर रहा था। हमने इस कंपनी के जो मेजर होल्डिंग्स है उसके बारे में भी चर्चा की। इसमें डीआईआई तथा एफआईआई भी काफी इन्वेस्टेड हैं। दोस्तों, अभी तक का हमारा एनालिसिस कैसा रहा आप इसको जरूर कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने फीडबैक भी लिखिएगा। अगर कोई कुछ एडिशनल स्टेटमेंट कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आपको अगर ऐड करना है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। धन्यवाद।